इसीलिए प्रोफेसर तेजावत की तरफ आना चाहता हूं और फिर फजील साहब पास चलूंगा ताकि थोड़ा काउंटर भी हो जाएगा अगर इधर उधर कुछ हुआ तो। फजील साहब एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, मैं तेजावत साहब जैसा कि कैप्टन साहब ने कहा और बहुत सही बात कही कि जिम्मेदारी अमेरिका की है और इजराइल को वो रोके। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से जो बाइडेन ने वॉर को बढ़ा दिया यूक्रेन और रूस के दरमियान, जो अपनी मिसाइल की इजाजत दे दी कि आप इस्तेमाल कीजिए, आज यूक्रेन ने किया और उधर पुतिन, जाहिर सी बात है कि मरता क्या ना करता, हर आदमी फिर बचाएगा खुद को। अब वो कह रहे हैं कि साहब हम तो न्यूक्लियर की तरफ बढ़ रहे हैं, वो पूरा जो है इजाजत दे दी। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि जो बाइडेन क्या फिलहाल जो है वो इधर चाहेंगे कि ये इधर शांत हो जाए मामला, जंग रुक जाए, या क्या इसके पीछे वजह हो सकती है? जैसे कैप्टन साहब ने कहा, या डोनाल्ड ट्रंप दबाव बना सकते हैं कुछ, फिलहाल क्या उनके अख्तियार में कुछ है? मुमताज साहब देखिए, एक तो हमें थोड़ा सा फर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो इजराइल और अरबों का जो संघर्ष है वो अलग है, और रूस और यूक्रेन का जो संघर्ष है वो दोनों ही अलग अलग प्रकृति के हैं। दूसरी बात यह कि इस बात से सहमत नहीं हुआ जा सकता, खासकर रूस के संदर्भ में, कि मरता क्या न करता, क्योंकि यहाँ जो मर रहा है, जो देश मर रहा है या जिस देश के नागरिक मर रहे हैं वो यूक्रेन है। सबसे ज्यादा जो नरसंहार हो रहा है वो यूक्रेन में हो रहा है। जो रूस के मॉस्को में आज भी, मैंने एक मिनट मैं शायद क्लियर नहीं कर सका, मैं और उसको वादे कर दूं, मरता क्या ना करता, मैं उनकी बेचारगी पे मैंने ये बात नहीं कही, बेचारगी में नहीं कही। जो प्लान चेंज किया है रूस ने आज न्यूक्लियर को लेकर के, ठीक है, वो इसलिए किया क्योंकि पहले ही अमेरिका से कहा था कि अगर आप लॉन्ग रेंज की मिसाइल या अपनी मिसाइलें इस्तेमाल के लिए देंगे तो फिर हम जो है मजबूर होंगे ये करने में। उसमें ही क्या, और आज यूक्रेन ने इस्तेमाल कर दिया लॉन्ग रेंज की मिसाइल, यानी अमेरिकी मिसाइल का इस्तेमाल किया, उससे वार किया। तो ऐसे में मैं ये कह रहा हूं, मैं कोई उन्हें ये नहीं कर रहा हूं बेबस हो गया रूस, मजबूर हो गया। जी मुमताज साहब, इस बारे में एक तो ये बात थोड़ी सी क्लियर करनी पड़ेगी कि जो लॉन्ग रेंज की जो मिसाइलें हैं वो लगभग 300 350 किलोमीटर तक की जो रेंज की मिसाइलें हैं उनको बेचने की और उनको इस्तेमाल करने की जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी है वो इजाजत देती है। पर अगर वो 500 या उससे ऊपर चली जाती है तो अभी तक ये दुनिया में एक मोटा मोटी समझ ये है कि उन्हें ना तो बेचा जाएगा ना किसी दूसरे देशों को दिया जाएगा। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि अमेरिका ने जो यूक्रेन को जो मिसाइलें दी है वो बहुत ज्यादा लंबी दूरी की नहीं दी है। ये मिसाइलें ठीक उसी प्रकृति की है जैसा कि भारत ने चीन को काउंटर करने के लिए फिलीपींस वगैरह इनको दी है। तो एक तो ये मिसाइलों की प्रकृति समझिए। दूसरी बात है कि इसको काउंटर करने के लिए जो रूस ने किया है वो उसने न्यूक्लियर पॉलिसी में परिवर्तन लाया, और उसने ये कहा है कि अगर इन मिसाइलों का हमारे खिलाफ अगर इस्तेमाल होता है तो जो देश इसको दे रहा है और उस देश का जिस ग्रुप से संबंध है, हम उस पूरे ग्रुप को मानेंगे कि उसने हम पे हमला किया। जैसा कि नेटो में एक आमतौर पे ये सहमति है कि अगर नेटो के किसी भी देश पर अगर हमला होगा तो यह माना जाएगा कि यह सारे ही देशों पे हमला है। तो वैसे ही रूस ने यह साफ कर दिया है कि अगर किसी अमेरिका की मिसाइल जो कि नेटो का सदस्य है तो यह माना जाएगा कि दरअसल नेटो ने हम पे हमला किया है। तो एक तरीके से ये काउंटर तो है ही मुमताज साहब, और ये पॉलिसी चेंज में अमेरिका का एक वो कड़ा जवाब है। पर ये इतना कड़ा जवाब नहीं है कि जब पहले कोल्ड वॉर की ड्यूरेशन में रशिया ने अपनी मिसाइलें वहां क्यूबा में फिक्स कर ली थी, जहां से अमेरिका केवल कुछ ही दूरी पे था। तो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा डर और धमकी थी जिसको अमेरिका ने रूस के साथ समझदारी से निपटा दिया था। पर अभी रूस की स्थिति यह है कि वह फंसा हुआ है, उलझा हुआ है, और अमेरिका से वह उतना जबरदस्त पंगा ले नहीं पा रहा है, या उसके पास अपनी डिप्लोमेसी को आगे करने का वक्त नहीं है। इसका असली काउंटर तब हो सकता है मुमताज साहब, जब ऐसा नहीं है कि अमेरिका जो वो वाला रीजन है, उस रीजन में सारे उसके हितैषी हैं। जैसे कि चीन के पड़ोसी चीन के फेवर में नहीं है, भारत के पड़ोसी बहुत सारे भारत की नीतियों से
सहमत नहीं है। वैसे ही दरअसल अमेरिका वाले रीजन में खासकर लैटिन अमेरिकन देश ऐसे बहुत सारे हैं जो कि अमेरिका की नीतियों से खुश नहीं है। ब्राजील, अर्जेंटीना वगैरह तमाम ऐसे देश हैं जो कि अभी सोच रहे हैं कि अमेरिका के साथ उनका कैसा रिश्ता होना चाहिए। चाहे वो हुगो चावेज हो या बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ आए थे और भारत में भी आ चुके हैं और उन्होंने अमेरिका के बारे में भी कोई अपनी बहुत अच्छी राय नहीं दी है। तो रूस की डिप्लोमेसी की अच्छी कहना चाहिए सफलता तभी होगी जब वो लैटिन अमेरिका तक पहुंच जाए या कोल्ड वॉर की ड्यूरेशन में क्यूबा में पहुंच गया था। तो वैसा पर ठीक वैसी सिचुएशन रूस अभी क्रिएट नहीं कर पाया, न उसके लिए संभव लग रहा है। पर अमेरिका ने रूस के लिए एक जरूर चैलेंज खड़ा कर दिया है जो एक तरीके से अमेरिकन डिप्लोमेसी की कहीं ना कहीं जीत होते हुए नजर आ रही है। पर दरअसल इन सब चीजों से आगे जो मुमताज साहब जो चीजें जो इतिहास में लिखी जाएगी वो इस रूप में याद नहीं करेगा कि कौन सी डिप्लोमेसी जीती थी और कहाँ के डिप्लोमेट्स ठीक रहे या कहाँ की फॉरेन पॉलिसी ने किसको हरा दिया। अगर मानवीयता के धरातल पर देखेंगे तो इतना बड़ा जो जन संहार हुआ है और इसमें सारे जो बड़े लोगों का जो खासकर इन लोगों का जो हाथ रहा है वह उसका मूल्यांकन होगा और उसको देखा जाएगा कि कितने बड़े मात्रा में लोगों को मारने के लिए जिम्मेदार कौन थे। एक और दूसरी चीज जो मुमताज साहब हमें ध्यान देनी होगी कि रूस दरअसल उस तरीके का साम्यवादी रूस नहीं है जैसा कि पहले हुआ करता था। ये खासकर स्टालिन के आने तक की बात है। स्टालिन के बाद में या क्रुश्चेव के आने के बाद में रूस लगातार बदला है। वहां के जो समाजवाद की जो प्रकृति है वह भी बदली है। वो लेनिन वाला रूस तो बिल्कुल ही नहीं था जो कि लोगों के लिए लड़ा था। और हम देखते हैं कि रूस ने खाली 2-3 डिकेड्स में जितनी प्रोग्रेस की थी वह पुरानी वाली रीजन में की थी। उसके बाद तो रूस का लगातार पतन ही होता रहा है। हम इस पे भी बात करेंगे किसी मौके पर कि ये ऐसा क्यों हुआ है। पर अगर हम मुद्दे पर लौटे तो बात यह है कि रूस अभी वो कोई समाजवादी या कम्युनिस्ट रूस नहीं है। वहां पे बहुत सारे नए पूंजीपति पनपे हैं, बहुत सारे नए तरह के लोग आए हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं और वो वहां की सत्ता के ऊंचे पायदानों पे कब्जा करते हैं। ये वे लोग हैं जो पिछले 5-6 डिकेड से सत्ता के ऊंचे शिखरों पे थे, छुपे हुए थे और अब खुलकर आ गए हैं क्योंकि रूस अब कोई कम्युनिस्ट कंट्री तो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में यह अमेरिका या रूस की जो लड़ाई हो रही है वह दरअसल उन पूंजीपतियों के आपस की लड़ाई है जो फायदा और नुकसान ढूंढ रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में देश आपस में क्यों लड़ रहे थे, क्योंकि वो जो बंदरबाट चल रही थी उपनिवेशों को लूटने की, जो सारा जर्मनी पूरे यूरोप को अपने कब्जे में कर लेना चाहता था या जापान पूरे एशिया पे कब्जा करना चाहता था या इटली जो है सारे अफ्रीकन कंट्रीज पे कब्जा कर लेना चाहता था। और उसी कब्जे को ब्रिटेन, फ्रांस जिनके पहले से ही वहां उपनिवेश थे वो ये तैयार नहीं थे कि वो अपनी बंदरबाट या उस लूट में उनको हिस्सेदारी दे। तो एक पूरी तरीके से लालच की लड़ाई थी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। तो ये भी जो रूस अमेरिका की ये जो खींचातानी है ये भी एक तरीके से लालच की लड़ाई है और उसमें जो पिस रहा है वो निरीह यूक्रेन की जनता है जिसमें अपने एक आइडेंटिटी क्राइसिस को लेकर या जो जो यूएसएसआर या सोवियत संघ था उस दौरान उनकी जो आइडेंटिटी को खत्म किया जा रहा था, उनके एग्जिस्टेंस को नहीं माना जा रहा था। और खासकर जो रूस जो अभी का रूस है वहां के लोगों का डोमिनेशन था। रूस में मॉस्को की जो हालत थी वही आप ताशकंद की हालत नहीं देख सकते थे या वही कीव की हालत नहीं थी जो मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग की जो हालत थी। तो वो है कि एक बहुत बड़ा अंतर था। रूस के अंदर ही बहुत सारे रूस थे, सोवियत संघ के अंदर ही बहुत सारे सोवियत संघ थे, अलग अलग देशों के टुकड़े थे और वहां लोगों को उनका हक पूरा नहीं मिल रहा था। इतना मतलब अनाज पैदा करने के बावजूद या इतना साधन संपन्न होने के बाद भी यूक्रेन बाकी यूरोपीय देशों के मुकाबले में विकास नहीं कर पाया था। और इसीलिए जब रूस के टुकड़े हुए तो यूक्रेन भी उनसे अलग हुआ। उसने देखा कि वह अपनी उन्नति या प्रगति की राह अलग से ले लेगा। तो ऐसी हालत में यह सब हुआ था। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उस लालच की लड़ाई में कौन निरीह लोग मारे जा रहे हैं और उसमें देशभक्ति के नाम पर किनका इस्तेमाल हो रहा है। यूक्रेन में भी जो एक तरीके से यूक्रेनियन नेशनलिज्म के कारण कितने लोगों का वहां हो रहा है और यही बात रूस करना चाहता है। पर रूस में
वैसी देशभक्ति या वैसी आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है जैसा कि अभी यूक्रेन में चल रहा है। पर इन सारे ही चीजों में दरअसल काफी बड़े लोगों पैमाने पर जनसंहार हो रहा है। वहीं अरब इजराइल में यह मामला नहीं है। अरब या इजराइल का जहां तक मामला है, वहां पर इजराइल है वो वहां के जो किसी के घर में घुसकर वहीं के लोगों को घर से बाहर निकाल रहा है। ईरानियन खासकर सेटलर्स वगैरह है वो उनके घर पे आके ठीक वही कर रहे हैं जो किसी जमाने में अंग्रेज किया करते थे भारत में। तो यह सब लड़ाई है। वहां तो उनके जो खासकर फिलिस्तीनियों के लिए वह जीने मरने का प्रश्न है। काफी बड़े पैमाने पर जनसंहार किया गया और पीढ़ी दर पीढ़ी वहां लोग मारे जा बिल्कुल रहे हैं।